जीवन जो शेष है वही विशेष है, जीवन जो शेष है वही विशेष है। जिसने दुनिया बदलना चाहा है, जो दुनिया बदलने चले हैं वो हार गए हैं, और जिसने खुद को बदला है वही जीत गए हैं। असल में जिंदगी की चाल को वही समझता है, असल में जिंदगी की चाल को वही समझता है जो रास्ते की धूल को गुलाल समझता है। जिसने कठिनाइयों को अपना बना लिया, जिसने अपने मुकद्दर को अपना घर बना लिया, उसकी जीत निश्चित है। आप कभी हार नहीं सकते हैं। जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि लाख बाधा आए तो क्या गम है और लाख तूफान आए तो क्या गम है, हम चले जाएंगे चाहे जैसे रास्ते हों, हमें रुकना नहीं है, बस इतना जब हम मान लेंगे, जब हम ये ठान लेंगे कि नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, और फिर तो जीत निश्चित है। झंडा ऊंचा रहेगा हमारा। फिर उस समय देखिएगा आपका हमेशा एक बेहतर कंटेंट में मैं स्वागत करता हूं। एक बहुत ही सुनहरे सफ़र पे हमेशा आपको जोड़ने का हमारा अभिप्राय होता है कि आपको मज़ा आ जाए। जी हाँ, इसी सीरीज में कुछ ऐसी टॉपिक होती हैं जहां हम देख करके आनंददायक रूप से अपनी पढ़ाई को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ठीक इसी सिलसिले में हम महाद्वीप पार्ट 8 लेकर के मुखातिब हैं। महाद्वीप संबंधी ये 8वां पार्ट है, लेकिन फिलहाल आप इसके ठीक नीचे एक हेडिंग देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है यूरोप महाद्वीप, और उसके आगे लिखा है सेकेंड। इसका मतलब है कि हम लोग यूरोप महाद्वीप के दूसरे पार्ट से मुखातिब हैं। जो हमारे स्टूडेंट साथी आज पहली बार लाइव होंगे या पहली बार इस क्लास का आकलन करेंगे, उनसे एक रिक्वेस्ट होगा हमारा कि आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें, यानी महाद्वीप का 7वां पार्ट जरूर देखें, जिससे आपको यूरोप महाद्वीप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आए। क्योंकि यूरोप महाद्वीप का 7वां जो पार्ट है, 7वां जो पहलू है, उसमें हमने यूरोप महाद्वीप के फिगर को बना करके उससे तमाम प्रकार के देशों को इंगित करके उसकी राजधानियां बताई हुई है। इसका मतलब हमारा एक मोटा मोटा परिचय यूरोप महाद्वीप से बन चुका है। हमारी कोशिश भी वही रही है कि हम एक बेहतर परिचय स्थापित कर पाएँ। तो अब तैयार हो जाइए, जो लगातार जुड़े स्टूडेंट साथी हैं वो अपनी नोटबुक लेकर के तैयार हो जाएं और देखें, यूरोप महाद्वीप के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और अब समझें, आज की महत्वपूर्ण कोशिश हमारी होगी कि यूरोप महाद्वीप के पर्वत को कवर किया जाएगा और यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो प्रमुख पर्वत की बात होगी, प्रमुख पर्वत यूरोप महाद्वीप के, ऐसा नहीं किसी अन्य महाद्वीप की बात नहीं करेंगे हम। अभी फिलहाल हम लोग यूरोप महाद्वीप के विशेष तथ्य के साथ जुड़े हैं, और हम यहाँ बिल्कुल ऐसे प्रश्नों के साथ आए हुए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आपसे सवाल बनकर के पूछे गए हैं। ये बातें आप तक पहुँचेंगी। तो हम लोग बात करें प्रमुख पर्वत के बारे में, और प्रमुख पर्वत को समझने के लिए हम सोच ये रहे हैं कि एक छोटा सा फिगर आपको दे दें, देखिएगा, और ये आपके लिए आसान करेगा, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये फिगर जरूरी भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे अभिप्राय से अब आपको याद करना हो जाएगा आसान। यहाँ से कुछ इस तरीके का, और एक रूपरेखा मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप इससे बहुत कुछ आसानी से सीख पाएंगे। तो एक फिगर थोड़ा सा आसान करता है हमारे मामलों को। और अब हम थोड़ा सा नीचे आकर के एक गैप बनाते हुए इस तरीके का एक मामला स्थापित करेंगे, और पुनः यहाँ से कुछ इस तरीके का एक हिस्सा ले आएंगे इधर। जी हाँ, और यहाँ से एक हिस्सा ले आएंगे इधर। बस इतना सा काम करना है और हमें इन्हें जोड़ देना है, इन चीज़ों को ऐसे ला करके जोड़ देना है। और अब देखिएगा, एक तो इस तरीके का फिगर भगेगा और इस तरीके का, बस इतना सा काम करना, आसान हो जाएगा ये काम। देखिएगा ये चीज़, यहाँ मैं एक पर्वत दिखाऊंगा, यहाँ पर भी मैं एक पर्वत दिखाऊंगा। लीजिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप इस फिगर के माध्यम से सीख सकते हैं। जिन्होंने यूरोप महाद्वीप का चित्र बनाया हुआ है वो उस जगह, उस मैप के साथ भी अपने तमाम प्रकार के नामों को अंकित कर सकते हैं। ये अभिप्राय हमारा होगा कि आप बिल्कुल डरें ना और पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे ढंग से करें। कुछ करना थोड़ा है हम लोगों को। देखो, अगर हमारा एक छोटा सा प्रयास हो तो हम लोग एक फिगर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई इसमें संशय नहीं होना चाहिए हमें। देखिएगा, हम नाम अगर रखें तो ये जो देश है, ये जो देश है, ये देश, ये है आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल, अब आप मैप में आप जुड़ सकते हैं, पुर्तगाल, स्पेन, ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ये है फ्रांस, और ये जो छोटा सा देश यहाँ मैंने बना रखा है ये है स्विट्जरलैंड। दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान कह सकते हैं, खूबसूरत देश इसे कहिएगा। और ये है इटली, ये है कौन सा देश? इटली। और ये है कौन सा देश? जर्मनी। इन देशों को अगर हम यूरोप महाद्वीप में एक अच्छे खासे ढंग से याद रख पाएँ
जैसे पुर्तगाल की राजधानी याद रख पाएँ लिस्बन, स्पेन की मैड्रिड और फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, अगर हम इटली की रोम, ऐसे राजधानियों को याद करें हम, क्योंकि ये राजधानियाँ पूछी गई हैं बार बार। और ये जो महत्वपूर्ण पहलू है, ये जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर हम स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे कुछ महत्वपूर्ण देशों को अपने मस्तिष्क में चित्रांकित करते हैं, यानी इसके मैप को समझते हैं, तो हमारा काम बिल्कुल आसान होता हुआ चला जाता है। और इसी अभिप्राय में देखना, ये जो फिगर है आपके साथ एक फिगर है और ये फिगर आपके स्क्रीन पर है। ऐसा भी अपनी नोटबुक पर आप बना सकते हैं समझने के लिए कि स्पेन से लगा फ्रांस, ये सारी चीज़ें। और हम ये लोग महत्वपूर्ण पर्वतों की बात यहाँ करने वाले हैं। जी हाँ, ये देखिएगा, ये जो पर्वत हमने आपको दिखा रखा है, ये जो संरचना है, इसका नाम है पिनेरीज पर्वत। पिनेरीज पर्वत, क्लियर है। और जो यहाँ देख पा रहे हैं आप, इस पर्वत का नाम है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत, क्लियर है ना। और देखिएगा, ये जो पर्वत का नाम है, ये इसका नाम है आल्पस। आल्पस पर्वत, क्लियर। और अब कहाँ मिला है आपको, कहाँ छूट रहे हैं हम, यहाँ देखेंगे, इस पर्वत का नाम है वासजेस। वासजेस पर्वत। देखिएगा, क्या याद कर चुके हैं हम कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों को बना चुके हैं और उनकी सीमा को समझ रहे हैं। इन्हें इस तरीके से देने का एक कारण था, हमारा कारण क्या था कि कुछ महत्वपूर्ण पर्वत अभी जो आपके स्क्रीन पर फिलहाल हैं, वो देखेंगे हम लोग, तो ये जान सकते हैं कि ये किन्हीं दो देशों के बीच में सीमा निर्धारित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको? तो बिल्कुल यही तो हमारा प्रश्न था कि हम देख पाएंगे स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सीमा बनाता है। तो कहिए सर, पिनेरीज पर्वत, यानी पिनेरीज पर्वत स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है। इसकी सीमा बनाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए फिगर आया। जूरा पर्वत ने क्या किया, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाया। वासजेस पर्वत ने क्या किया, फ्रांस और जर्मनी के बीच में बनाया। आल्पस पर्वत ने क्या किया, फ्रांस और इटली के बीच में सीमा बनाया। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि फ्रांस जैसे बड़े खूबसूरत देश के साथ विभिन्न देशों की सीमा है, यानी वो देश वहाँ से अलग हुए हैं, तो उनके साथ एक महत्वपूर्ण पर्वत आए हुए हैं। जैसे अगर ये नोट करना चाहें आप, तो इसे इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। पिनेरीज पर्वत, पिनेरीज पर्वत किसके बीच में सीमा बना रहा है, आप देख पाएंगे फ्रांस सब में कॉमन है। पिनेरीज फ्रांस और स्पेन के बीच में, स्पेन के बीच, क्लियर है ना। पिनेरीज के बाद किसका नाम आया, यहाँ देख लीजिए, आल्पस लिख सकते हैं। आल्पस ने किसके बीच में बनाया, तो फ्रांस और इटली के बीच में, फ्रांस और इटली के बीच में। और आपके जूरा ने किसके साथ बनाया, जूरा ने फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में। जूरा के बाद अगर हम बात करें वासजेस ने किसके साथ बनाया, तो आप कहेंगे सर वासजेस ने जर्मनी के साथ, यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या बनाया, ये सीमा बनाने वाले हैं। इसी क्रम में कुछ और भी पर्वत ऐसे हैं जिन्होंने सीमा निर्धारित किया है, तमाम ऐसे देशों के साथ निर्धारण किया है। अभी फिलहाल इतने पर्वतों को तो हम याद कर सकते हैं और इस मैप के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि हमें करना क्या होगा। देखना, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही इजी तब होती है जब हम उसको उस तरीके से ले रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना हमें। हम कभी कभार ऐसे होते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, और ये बाबा कितना टफ है ये, ऐसा करोगे ना फिर दिक्कत है। टफ बिल्कुल नहीं है। एक बार ये फिगर बना लो और एक बार पर्वतों के नाम सोच लो, और जब आप पर्वतों के नाम सोचोगे ना, तो आपको बड़े आराम से पता चलेगा कि क्या है। जैसे फ्रांस और स्पेन में देखोगे, स्पेन यानी इसमें पेन है, इसका मतलब हम याद कर पाएंगे पिनेरीज पर्वत कहाँ है, यहाँ है। आप देखिए स्विट्जरलैंड, इसमें जा है, और हम याद कर पाएंगे जूरा पर्वत किसके बीच में था, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में था। हर जगह ट्रिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश एक दो जगह तो हो सकती है। एक दो जगह हम अपने पहलू के हिसाब से उसे अपने सांचे में ढाल सकते हैं, कोशिश हमारी हो सकती है। जैसे आप देखो, हम बड़े आराम से कभी भी एग्जाम में 2-4 विकल्प आते हैं, 2 तो आएंगे नहीं, 4 वैकल्पिक व्यवस्थाएं होंगी, और उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं में हमारा चुनाव होना है। हम उसमें एक सही गलत साबित करना चाहते हैं, और जब हम उसको चेक कर रहे होते हैं तो हम बड़े आराम से, बड़े अभिप्राय से यार ये कह सकते हैं कि अच्छा मैंने इस पेन को देखा था, उसमें पेन है, तो पिनेरीज पर्वत कहाँ मिलेगा, फ्रांस और इसमें। स्विट्जरलैंड में जा है, तो जूरा पर्वत कहाँ है, स्विट्जरलैंड के बीच में। तो एक मोटा मोटा एक ट्रिकी बेस से हम थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। तो याद तो हमें करना ही करना है, ऐसा नहीं कि नहीं याद करना है, याद करना है, थोड़े से सहारे लेने हैं,
देखिएगा, इन्होंने सीमाएं बनाई हैं किन किन देशों, सब में फ्रांस कामन है, और फ्रांस के साथ इन देशों ने क्या क्या किया, सीमा बनी है, और वो प्राकृतिक सीमा है। कैसी सीमा है? नेचुरल सीमाएं हैं, यानी प्राकृतिक सीमा है, ये चीज़ मान के चले। ऐसी सीमाएं नहीं कि जो हम बनाते हैं, ऐसी दीवार नहीं जो हम उठाते हैं, और ऐसी रेखा नहीं जो हम खींच देते हैं। जिंदगी में लोगों के साथ, जिंदगी में अपनों के साथ, जिंदगी में अपने भाई के साथ, जिंदगी में अपने तमाम ऐसे रिश्तेदारों के साथ जो हम बॉर्डर लाइन तैयार करते हैं एक देश दूसरे देश के साथ, वो नहीं है। यहाँ ये सीमा देखना, ये सीमा कैसी है? फ्रांस, स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत आ गया है। पर्वत तो आदमी ला के रखा नहीं है, ये नेचुरल बातें हैं, इसलिए मैंने इसे नेचुरल सीमा कहा है। नो डाउट समझ गए होंगे आप। देखिएगा, अभी हम बात करेंगे, इसी उद्देश्य के साथ बने रहेंगे। नार्वे जिसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, नार्वे और स्वीडन। नार्वे, स्वीडन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, याद आया? नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नार्वे की राजधानी ओस्लो, याद करिएगा, भूलना नहीं है आप लोगों को, पहले एपिसोड में चर्चा हुई है। नार्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और इसके बाद फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी थी। तो याद करेंगे तो फिर याद रहेगा, एक दो बार आप उसको कोशिश करिए और जोड़िए अपने साथ। तो नार्वे और स्वीडन के बीच में, नार्वे और स्वीडन के बीच में भी एक पर्वत है जिसका नाम है जालोन, जालोन पर्वत, याद रखिएगा। इसलिए मैंने इसे अलग लिखा, और इन सारी बातों को इस चित्रात्मक रूप से देना था। सब में फ्रांस कामन था, इसलिए फ्रांस के साथ लगे हुए सभी पर्वतों को मैंने एक साथ रखा है। यानी ये सारे के सारे पर्वत फ्रांस में तो हैं, क्योंकि सब में फ्रांस की भूमिका है, इसका मतलब सब में फ्रांस है। तो नार्वे स्वीडन के बीच में एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है जालोन। देखना, जब शुरुआत हुई थी इस एपिसोड की, यानी यूरोप महाद्वीप की, उस समय हमने आपसे बताया था कि एक पर्वत है आप जिसका नाम यूराल पर्वत। यूराल पर्वत की बात हुई थी। यूराल पर्वत का काम क्या था? इसने एशिया को यूरोप से अलग किया, यानी एशिया यूरोप के बीच की सीमा के बीच कौन सा पर्वत मिलेगा आपको? यूराल। क्लियर? यूराल के बाद एक बात हुई थी काकेसस पर्वत। इसका भी काम क्या है? एशिया को यूरोप से अलग करना, एशिया यूरोप के बीच की सीमा। क्लियर है? तो महत्वपूर्ण पर्वतों की बातें हो रही हैं, और इन्हीं सीरीज में, इसी सिलसिले में हम लोग लगातार पर्वतों से जुड़े भी हुए हैं और उनसे बनने वाले तमाम प्रकार के प्रश्नों को टच कर रहे हैं। हम जहां बात कर रहे हैं काकेकस की, आप ये देख पाएंगे, काकेकस एशिया यूरोप के बीच में क्या बनाता है? सीमा। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी किसकी? काकेकस की बात कर रहे हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रुस। ये इसकी सर्वोच्च चोटी है, माउंट एल्ब्रुस। यह यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो आप निसंकोच कहिए माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। यह भी आप इंगित कर सकते हैं, 5642 मीटर यह ऊंचा है। और उत्तराखंड की शीतल, भारत की रहने वाली उत्तराखंड की शीतल नाम की लड़की ने इस पर फतेह किया और 15 अगस्त के दिन इस पर अपना झंडा फहराया है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये प्रश्न याद रखिएगा, झंडा फहराने वाली कौन थी? शीतल। कहाँ की थी? उत्तराखंड की। शीतल उत्तराखंड की। इस पर इन्होंने 15 अगस्त को क्या फहराया है? झंडा फहराया हुआ है। इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, और शीतल का लक्ष्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण 15 से 20 चोटियों पर अपनी झंडे को ले जाने का, और बिल्कुल बधाई के पात्र भी हैं। और ये कह सकते हैं जिसने देश का सम्मान बढ़ाया है, हम उसके सम्मान में 2-4 शब्द बोल ही जाते हैं, और बोलना भी चाहिए, और हमेशा ये मानना भी चाहिए कि जिसने देश का गौरव बढ़ाया उसने ठान भी लिया है। देखना, सफलताएं ऐसे ही नहीं आती, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष के बाद जब शीतल ने इसे फतेह किया होगा, सोचना
उसके अंदर क्या बीती होगी, उसके दिल पे क्या बीती होगी। और पूरे भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली एक लड़की ने क्या काम किया है, अद्भुत है, सैल्यूट करते हैं हम लोग इन्हें। अब देखिएगा, तो हम जहाँ बात कर रहे हैं शीतल ने सर्वोच्च चोटी, यूरोप की सर्वोच्च चोटी को फतेह किया है, इसलिए सर्वोच्च चोटी ये पूछी जा सकती है। आगे देखिए, अभी भी कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं जिनकी बात हमें करनी है आप लोगों से। यहाँ देखिएगा, यहाँ जहाँ जर्मनी है, जर्मनी के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट लिखा होगा या ब्लैक पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, फॉरेस्ट लिख दिया गया, जंगल जैसी संरचना है, तो ब्लैक फॉरेस्ट कह दीजिए या ब्लैक पर्वत कह लीजिए। जो ब्लैक पर्वत है वाकई में ये एक भ्रंशोथ पर्वत है। भ्रंशोथ का मतलब क्या होता है, जो जिसका निर्माण भ्रंशन से होता है, चट्टानों को के टूटने से, दरकने से ऐसे पर्वत के निर्माण होते हैं। या ये कह सकते हैं कि जिनमें दरारें होती हैं, भ्रंशोथ पर्वत के उदाहरण होते हैं। बलित पर्वत का उदाहरण हिमालय है, जिसको अपसारी गतियों से बनाया गया है, ये बात मान के चले। और हम ब्लैक फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि एक भ्रंशोथ पर्वत का उदाहरण आपके सामने लाने का काम किया है। जी हाँ, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको अभी तक जो भी मामले यहाँ शेयर किए गए हैं, सारी बातों को आप बखूबी समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ जो भी अगर पर्वत संबंधी प्रश्न बनते हैं, मेरा मानना है कि पर्वत संबंधी जो भी प्रश्न बने हैं वो वाकई में यहीं से आएंगे, और पूछने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही होगा, और ऐसे ही पूछा भी जाएगा कि कौन सी चोटी कहाँ है और फिर कौन सा पर्वत किस देश की सीमा का निर्धारण कर रहा है। पठारों की बात कर लेते हैं लगे हाथ, एक दो पठार हमें याद रखने होते हैं। एक पठार यहाँ जान लेते हैं और एक पठार आपके फ्रांस में जान लेते हैं। ये पठार हो गए, और इन पठारों की भी बात कर लेते हैं। इस पठार का क्या नाम है, मसेटा। इस पठार का नाम है मसेटा। पुर्तगाल और स्पेन की सीमा पर कौन सा पठार मिल रहा है, मसेटा पठार। सीमा पे ना कह के कहिए दोनों में फैला हुआ, मसेटा पठार पुर्तगाल और स्पेन में फैला हुआ है, याद रखिएगा। और ये जो पठार, ये सेंट्रल मैसिफ पठार कहाँ मिलेगा, तो आप कह दीजिएगा सर सेंट्रल मैसिफ पठार पूरी तरीके से फ्रांस में आएगा। सेंट्रल मैसिफ पठार फ्रांस में आएगा और मसेटा पठार कहाँ आएगा, स्पेन में। ये महत्वपूर्ण पठार थे, ये महत्वपूर्ण पर्वत थे जिन पर हमारी बातें हो चुकी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब महत्वपूर्ण बातें, अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है ये, बहुत ही सुनहरे सफ़र पे आप हैं। ये मान के चलें यूरोप महाद्वीप को बहुत अच्छे ढंग से जानना है अगर हमें, तो आज की जो क्लास है, आज की जो भी कंटेंट, जो भी तथ्य प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें बिल्कुल सीरियसली पकड़ें और जाने न दें। इतना ज़ोर से इन्हें जकड़ लें कि फिर ये छूटना चाहें भी तो छूट ना पाएँ। लीजिएगा, फिलहाल अभी हम बात करेंगे अब महत्वपूर्ण नदियों की। प्रमुख नदियाँ, हमारे यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं और उनसे बनने वाले प्रश्न कैसे हमारे एग्जाम में आते रहे हैं, हमारी चर्चा उन पर होगी। फिलहाल पूरी सीरीज को आप देखिएगा तो आपको बहुत ही आनंददायक तरीके से पूरा यूरोप महाद्वीप कवर हो जाएगा। देखिएगा, हम बात करेंगे एक पर्वत का, और इस पर्वत को कुछ इस तरीके से देखिए बना रहे हैं और सबके आगे लिखेंगे भी, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जिसने एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारित किया। इस पर्वत से एक नदी निकलेगी, इस पर्वत से एक नदी निकलेगी और इस नदी का नाम क्या होगा, यूराल नदी। यूराल नदी, ये नदी आई है इससे, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर यहाँ आके गिर जाएगी। अब आप दो बातें जान सकते हैं। एक तो ये कि यूराल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम और मुहाना पूछा जाता है। जो बड़ी नदियाँ हैं, जैसे आप भारत में आएंगे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसी तमाम नदियों का मुहाना पूछा जाता है। लेकिन जो विदेशी नदियाँ, यानी दूसरे महाद्वीप की नदियाँ हैं, किसी अन्य देश की नदियाँ हैं, उनमें जो बहुत ही पॉपुलर नदियाँ हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनका उद्गम और मुहाना पूछा जा सकता है।
इसलिए हम लोग कवर करेंगे कुछ इस तरीके से, एक मैप के साथ अपनी प्रक्रिया को जोड़ेंगे। हम देख पा रहे होंगे कि उराल पर्वत, जिसके बारे में हमने कई बार देखा, हम लोग जान रहे हैं कि उराल पर्वत ने एशिया और यूरोप को अलग करने का काम किया है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है उराल नदी। वो नदी आके कहाँ गिर रही है? कैस्पियन सागर में। एक बार समझ जाइए, जहाँ से निकलना है ना, नदी जहाँ से निकलेगी यानी उसे हम कहेंगे उद्गम। जहाँ से निकलेगी, निकलने का स्थान, वो क्या कहलाएगा? उद्गम। और मुहाना क्या होगा? जहाँ गिरेगी, जहाँ गिरेगी उसे कहा जाता है मुहाना। तो यूराल नदी का मुहाना कहाँ है? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के बारे में आप इतना जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है ये, दुनिया की सबसे बड़ी झील है। भले ही इसके नाम के आगे सागर लगा हुआ है, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इतना जानना हमारे लिए काफ़ी होगा। और अभी ये फिलहाल ये मान के चलें, इसमें एक नदी ने अपना मुहाना बना लिया है। देखिएगा, अब यहाँ एक पहाड़ी में बनाऊंगा जिसका नाम है वल्दाई की पहाड़ी। वल्दाई की पहाड़ी, वल्दाई की पहाड़ी। ऐसे फिगर आप कॉपी पर भी अपने नोटबुक पर बनाने का प्रयास करिएगा। और यहाँ से एक नदी कुछ इस तरीके से होती हुई आएगी, यहाँ से ऐसे करके, और इसमें गिर जाएगी। इसका नाम होगा बोलगा नदी। बोलगा नदी। खासियत क्या है इस बोलगा नदी की? खासियत ये है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है ये, यूरोप की सबसे लंबी नदी। अगर ये बात कभी पूछी जाए तो आपका जवाब होना चाहिए बोलगा नदी के साथ। बोलगा नदी का उद्गम वल्दाई की पहाड़ी से, और इसका मुहाना भी कहाँ बना रहा है? कैस्पियन सागर में। क्लियर है ना? तो कैस्पियन सागर में देख पा रहे हैं कि आपको दो नदियां मैंने आपको इस तरीके से दिखा दी हैं ऐसे। और देखना, इसी से एक नदी कुछ इस तरीके से इधर निकलेगी, और इस नदी का नाम क्या होगा? इस नदी का नाम है, और यहाँ पर एक सागर है, यहाँ पर भी एक सागर है जिसका नाम है काला सागर। काला सागर। इस नदी का नाम है नीपर नदी। नीपर नदी बलदाई के पहाड़ी से आ रही है और काला सागर में अपना मुहाना बना रही है। इतनी बातें क्लियर है? हम नदियों के बारे में जान, नदियों का नाम जान रहे हैं, और उनका उद्गम और ये महत्वपूर्ण नदियों का मुहाना हम लोग इसी फिगर से समझते हुए चल रहे हैं। क्लियर है ना? अब देखिएगा, हम लोग यहाँ पर एक पर्वत मिला था। अभी हम लोग जब जर्मनी देख रहे थे तो जर्मनी में हमने एक पर्वत लिखा था, भरनसोत पर्वत, जिसका नाम था ब्लैक फॉरेस्ट। उसके नाम में फॉरेस्ट है, उसे जंगल मत समझ लेना। ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत का नाम है जो कि जर्मनी में पड़ेगा, जो कि एक भरनसोत पर्वत का उदाहरण है। इस ब्लैक पर्वत से, इसी ब्लैक पर्वत से एक नदी कुछ इस तरीके से होती हुई आएगी और ऐसे करके यहाँ जाके गिर जाएगी यहाँ। और इस नदी का नाम क्या होगा? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी। देखिएगा, यहाँ से मैं आपके लिए कुछ प्रश्न और देना चाहूँगा। ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में पड़ता है, और इसी ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी का उद्गम हुआ है, यानी उद्गम क्षेत्र ये होगा ब्लैक फॉरेस्ट। और इसका मुहाना इन्होंने कहाँ बना रखा है? काले सागर में बना रखा है मुहाना। काला सागर, कैस्पियन सागर, इन सब से हमारा परिचय एपिसोड 1 में हो चुका था। यूरोप महाद्वीप के पार्ट 1 में, यानी महाद्वीप के पार्ट 7 वाले एपिसोड में हम लोगों ने इस पर विस्तृत बात की हुई है। इसलिए हमारा अभिप्राय कि आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ मैं कुछ राजधानियों का नाम लिखूंगा। जैसे एक है व्रास्तिलावा, व्रास्तिलावा ये राजधानी हो गई। एक हो गई वियना, वियना। एक राजधानी हो जाएगी हंगरी, और एक राजधानी हो जाएगी बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। ठीक, ये जो ब्रास्तिलावा राजधानी है ये है स्लोवाकिया की, स्लोवाकिया की। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया से आप पहले भी परिचित है, पर्यावरण के दौरान यहाँ पर वियना सम्मेलन हुआ था। और हंगरी जो कि राजधानी है, हंगरी की राजधानी, यहाँ तो राजधानी मैंने नहीं लिखा, हंगरी देश है, इसकी राजधानी हमें लिखना चाहिए था बुडापेस्ट, यहाँ लिख दिया है। इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। स्लोवाकिया की राजधानी है व्रास्तिलावा, वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की, और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। और एक राजधानी और यहाँ नोट करेंगे, बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की राजधानी है। बेलग्रेड, बेलग्रेड
ये किसकी राजधानी है? सर्बिया की, सर्बिया की ये राजधानी है, ध्यान दीजिएगा। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। इन राजधानियों से क्या लेना देना हमारा है? हमारा इन राजधानियों से लेना देना जानते हो क्या? हमारे साथ जुड़े, स्टार बातें ना हो तो फिर बेकार चली जाएंगी क्लासें। स्टार बातें अब आपके साथ है। देखिए, जिस नदी की बात हम कर रहे हैं, जिस डेन्यूब नदी की बात कर रहे हैं, जिस यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं, उसी डेन्यूब नदी के किनारे हम लोग कई राजधानियों को स्थित पा रहे हैं। कई राजधानियां इस नदी के किनारे बसी हुई हैं। ये कई देशों से बहती हुई जाकर के काला सागर में समाहित हो जाती है। फिलहाल इसके बीच रास्ते में, यानी इसके रास्ते में कई देशों ने अपनी अपनी राजधानियां स्थापित कर रखी है। राजधानियां लगभग आपको पता है किसी न किसी नदी के किनारे ज़्यादा लोग बनाया करते थे और बनते भी हैं। तो राजधानियां यहाँ स्थित हैं। इसीलिए ज़्यादा राजधानियां स्थित होने के कारण डेन्यूब नदी को राजधानियों की नदी कहा जाता है। राजधानियों की नदी किसे कहा जाता है? तो राजधानियों की नदी हम कहेंगे डेन्यूब नदी को। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी आपको। इसलिए मैंने कहा कि कुछ अलग मामला मिलेगा, अलग चीज़ें अभी आपके साथ जोड़ूंगा, जिससे आप बहुत ही आरामदायक तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। ब्लैक फॉरेस्ट के साथ एक नदी कुछ इस तरीके से जर्मनी होती हुई निकल जाएगी, जिसका नाम है राइन। राइन नदी, राइन नदी, और ये जानी जाती है किसके लिए? दुनिया की सबसे व्यस्त नदी है ये, दुनिया की सबसे व्यस्त नदी। व्यस्त का मतलब ये नहीं कि ये फोन चलाती है, व्यस्त का मतलब ये नहीं कि ये किसी से बात करती है। राइन नदी के व्यस्त होने का तात्पर्य यह है कि इसमें तमाम चीज़ों का आयात निर्यात बहुत ही ज़्यादा होता है। सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, या कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है। क्लियर है? तो जर्मनी, फ्रांस ऐसे तमाम विकसित देश हैं जिनके पास तमाम प्रकार के ऐसे निर्यातक सामान बनाए जाते हैं जिन्हें भेजना ही है, तो वो इस नदी का सहारा लेते हैं और फिर इसके बाद उत्तरी सागर में पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही अलग है। और राइन नदी कहाँ जाके गिरेगी? उत्तरी सागर में इसका मुहाना होगा। ये बात ध्यान रखें, उत्तरी सागर में इसका मुहाना है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक पर्वत और बताया हुआ था जिसका नाम था पिनेरीज। कौन सा पर्वत था? पिनेरीज पर्वत, जिसने शुरू में ही देखा आपने, जब आपने देखा कि स्पेन पुर्तगाल के बाद फ्रांस की सीमा पर ही कौन मिला था आपको? पिनेरीज पर्वत मिला था। और इसी पिनेरीज पर्वत से एक नदी निकलेगी दोस्त, एक नदी आएगी इस पर्वत से, और इस नदी का नाम होगा गैरोनी नदी। गैरोनी नदी, जो फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाएगी। फ्रांस स्पेन के बीच क्या बनाएगी? सीमा बनाएगी। इसके किनारे दो मशहूर शहर बसे हुए हैं, जिस एक का नाम है टूलूज और एक का नाम है वार्डियाक्स। वार्डियाक्स, टूलूज और वार्डियाक्स। टूलूज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वायुयान के लिए, वायुयान के लिए। और वार्डियाक्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शराब के लिए। यानी ये शराब के लिए जाना जाता है और टूलूज वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थानों के बारे में भी जान करके अपने तैयारी को बेहतर करते हैं, और बार बार हमें पता होता है कि हमारे एग्जामिनर हमसे यहाँ से प्रश्न जरूर पुटअप किया करते हैं। तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये पूरा मजा आ रहा है और अच्छे ढंग से इसे आप समझ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, केवल बस इतना करना है हमें कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा हंसिए। फिलहाल ये इसमें कोई हंसने जैसी बात तो है नहीं, इसलिए मैंने आपसे कोई ऐसी बात की भी नहीं है। फिलहाल ये थोड़ा सा सीरियस वाला मैटर ही है। अभी फिलहाल ये जो क्लास है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग राजधानियाँ देख रहे हैं, थोड़ी सी बोरिंग लग रही होंगी, और हम यहाँ पर अलग अलग नदियों के नाम याद कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें ये भी बोर कर रहा है। फिलहाल हमें बोर होने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस इतना काम करना है कि हम आज इनको तैयार करके छोड़ेंगे। आज हम नीपर नदी, बोल्गा नदी, उराल नदी, ऐसी तमाम डेनूब नदी वगैरह जिसे राजधानियों की नदी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, सबको पकड़ेंगे। मैंने कहा एक एक को पकड़ेंगे, छोड़ना नहीं है। देखिएगा, तो हम यहाँ तक की नदियों की बात कर चुके हैं जो आप अभी तक आपके लिए खासकर बनी रही। देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण नदियों का अलग से लीजिए, इतनी बातों को यहीं छोड़ देते हैं और अब हम अलग नदियों की बात करते हैं। एक नदी का नाम है टागस। आप इसे देखते रहिएगा और हो सके तो कॉपी पर अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। टागस नदी के किनारे, टागस नदी के किनारे कौन बसा है? लिस्बन। ध्यान रखिएगा, ये मैं नदी और किनारे बसे हुए शहर की बात कर रहा हूँ।
लिस्बन किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की। लिस्बन किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की। जिसके आगे ये घेरा बनाऊंगा वो राजधानी है, और जिसके आगे मैं घेरा नहीं बनाऊंगा, ब्रैकेट बनाऊंगा, उसे मैं देश कहूंगा। तो टागस नदी के किनारे लिस्बन बसा हुआ है, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। क्लियर है ना? अब समझ रहे हैं? ऐसी तमाम राजधानियों को बताना चाहता हूं, इसलिए मैं, और ऐसे तमाम राजधानियों पर मैं चर्चा करूंगा जिसका एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा हुआ, जिसको कई बार एग्जामों में उससे मुखातिब हुए हैं, तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाले नहीं है। देखिएगा, तो टागस नदी के किनारे कौन बसा? लिस्बन। पो नदी की बात कर लें, देखिएगा, पो नदी के किनारे कोई बसने वाली बात नहीं करूंगा फिलहाल, अभी बस देखना जरा। पो नदी के किनारे दो मशहूर शहरों की बात करूंगा। एक का नाम है मिलान, पो नदी के किनारे मिलान बसाऊंगा, और एक का नाम है तुरीन। मिलान और तुरीन। मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं, और तुरीन को इटली का डेट्रॉयट कहते हैं। इटली का डेट्रॉयट कहते हैं। बताना जरा क्यों कहते हैं? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इटली की गंगा। ये सारे प्रश्न एग्जामिनर पूछ चुके हैं, हाथ धो करके हमारे पीछे पड़े हैं कई एग्जामों में, और हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं अब इन्हें। देखिएगा, तो टागस नदी के किनारे कौन बसा? लिस्बन राजधानी किसकी थी? पुर्तगाल। पो नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आए। मिलान एक शहर है, तुरीन भी एक शहर है। ये राजधानी नहीं है दोस्त। मिलान एक शहर है, तुरीन एक शहर है, और किस देश का शहर है? इटली की। पो नदी कहाँ बहती है? तो इटली में। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। भारत की गंगा आप जान ही रहे हो। इटली की गंगा पो नदी को, और मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। यहां से बताना जरा हमें, विश्व का मैनचेस्टर आप किसे कहोगे? विश्व का मैनचेस्टर कहाँ है? दुनिया का, यानी ये मैनचेस्टर है कहाँ? तो विश्व वाली बात तो ये तो इंग्लैंड में मिलेगा। मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में है मैनचेस्टर। किस लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर बात आती है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा कपड़ा का उद्योग, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कपड़े बनाए कहाँ जाते हैं? तो मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर दुनिया में सबसे ज़्यादा कपड़ा बनाने वाला काम करता है, या वहाँ कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा विकसित है। क्लियर है? तो अलग अलग देशों में जब ऐसे कपड़े उद्योग बनते हैं तो वो लोग ये कहते हैं ये भारत का मैनचेस्टर है, ये वहाँ का मैनचेस्टर है। क्योंकि हमारे यहाँ भी कपड़े उद्योग बहुतायत मात्रा में हो, तो हम उससे ये कहते थे कि हमारे भारत का मैनचेस्टर है, ये हमारे वहाँ का मैनचेस्टर है। जैसे इटली ने कह दिया कि मिलान हमारा मैनचेस्टर है और तुरीन हमारा डेट्रॉयट है। डेट्रॉयट ये आपको अमेरिका में मिलेगा, और ये कार उद्योग के लिए जाना जाता है। डेट्रॉयट जो है वो कार उद्योग के लिए जाना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाते समय या उसको पढ़ते समय हम लोगों ने इस बात की जानकारी हासिल कर ली है पहले। अब देखिएगा, अगर हम भारत का मैनचेस्टर बात करें, भारत का कौन होगा मैनचेस्टर? भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। भारत का अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर नाम आएगा अब कानपुर। क्लियर है ना? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अगर हम कह दें भारत की कपड़ा राजधानी, तो हमारा जवाब फिर होना चाहिए मुंबई। लीजिए, ये जो आपका कन्फ्यूजन वाला आंकड़ा कहीं भी बनता, बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैंने इनको एक साथ आपके स्क्रीन पर साझा कर दिया कि आप इन्हें एक साथ याद कर लें। कोई दिक्कत नहीं, हम नदियों के सीरीज में चल रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जहां हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे हैं फिलहाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नदियों संबंधी बहुत से प्रश्न हमसे पूछे गए कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो अभी आप लोगों ने डेनूब नदी के किनारे शहर देखा, जिसे राजधानियों की नदी हमने कहा। फिलहाल ऐसे ही में हम लोग अभी चर्चा बनाए हुए हैं, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि टागस नदी के किनारे, टागस नदी के किनारे कौन बसा है? लिस्बन क्या है? राजधानी। किसकी? पुर्तगाल की। क्लियर है? टागस नदी के किनारे लिस्बन बसा है। ये मान के चलिए नदी है, आपको पता है। ये क्या है? शहर कह सकते हैं। और टागस नदी के किनारे लिस्बन बसा है।
जो कि पुर्तगाल की क्या है, राजधानी है। आगे हम बात करें, इसी पुर्तगाल में एक ड्यूरो नदी मिलेगी आपको, ड्यूरो नदी, जिसके किनारे इतना ज़्यादा शराब का उत्पादन किया जाता है। ड्यूरो नदी के किनारे बहुतायत मात्रा में शराब बनाया जाता है, शराब उद्योग विकसित है। ड्यूरो नदी कहाँ मिलेगी आपको, पुर्तगाल में। पुर्तगाल में शराब उद्योग के लिए जानी जाती है, शराब उद्योग के लिए जानी जाती है, इसीलिए इस नदी को शराबी नदी भी कहा जाता है, शराबी नदी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि नदी इस चीज़ का पान कर रही है, नहीं, आप ये मान के चलें इस नदी के किनारे ऐसे उद्योग विकसित किए गए हैं जिसकी वजह से, जिसके कारण इस नदी को शराबी नदी हम लोग एक उपनाम दे सकते हैं। इस फिलहाल ये बातें हैं, देखिएगा। तो ड्यूरो नदी पुर्तगाल शराब उद्योग के लिए जानी गई। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नदियों पर। हम बात किए अभी थोड़ी देर पहले पो नदी की बात किए। पो नदी को इटली की गंगा हमने कहा। पो नदी के किनारे हमने मिलान और तुरीन देखा। मिलान बसा था, तुरीन बसा था। मिलान तुरीन जो कि इटली के थे, और हमने कहा क्रमशः इसे इटली का मैनचेस्टर बोला, तुरीन को क्या कहा, इटली का डेट्रॉयट कहा। इतनी बातों को तो आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं विस्तुला नदी की। विस्तुला नदी के किनारे कौन बसा है, तो विस्तुला नदी के किनारे एक राजधानी है जिसका नाम है वारसा। बताना जरा, वारसा किसकी राजधानी है? वारसा राजधानी है पोलैंड की। पोलैंड की राजधानी वारसा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कहिए, विस्तुला नदी के किनारे पोलैंड की राजधानी वारसा स्थित है। अच्छा, एक बात सोचो, अगर हमें फिलहाल अभी याद नहीं है, याद हो गया तब क्या क्या याद होगा? कोई पूछेगा कि पोलैंड देश कहाँ पड़ता है, अमेरिका थोड़ा बताओगे, यही तो कहोगे यूरोप महाद्वीप में है। विस्तुला नदी कहाँ है, याद हो जाएगी तो तभी तो कहोगे यूरोप महाद्वीप में है। इसका मतलब इन चीज़ों से हम जुड़ाव स्थापित कर रहे हैं। हम लगे हाथ नदी के साथ साथ उसकी राजधानी, उस देश को भी जान रहे हैं कि कौन सा देश किस महाद्वीप से संबंध रखता है। जब ये मैपिंग हमारे मन मस्तिष्क में हो जाएगी, फिर हम तैयार होंगे, फिर हमारा ये जो मेहनत है फिर ये सार्थक होगा। फिर हम इस मेहनत के साथ, इसी अभिप्राय के साथ किसी एग्जाम में बैठेंगे और क्वालिफाई करके आएंगे भी, ये पक्की बात है। देखिएगा, तो विस्तुला नदी के किनारे वारसा है जो कि पोलैंड की राजधानी है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु सीन नदी के किनारे पेरिस बसा है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और यहीं पर एक बंदरगाह भी है जिसका नाम है ली हार्वे बंदरगाह। ली हार्वे बंदरगाह, यह भी पेरिस में है और इसी नदी के किनारे है। सीन नदी, ली हार्वे बंदरगाह का संबंध किससे है? सीन नदी से है। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पेरिस बसा हुआ है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। फैशन नगरी किसे कहते हो आप? पेरिस को ही कहते हैं। देखिएगा, अगली महत्वपूर्ण बात, टाइबर नदी के किनारे कौन बसा है? तो रोम बसा है। रोम बसा है और विश्व का सबसे छोटा देश बसा है। बताना जरा, विश्व का सबसे छोटा देश नाम क्या है इसका? वेटिकन सिटी। 900 लोग हैं यहाँ पर। वेटिकन सिटी, ये देश के अंदर देश है। इटली एक देश है, इसी इटली में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। और ये माना जाता है, देखना प्रश्न हमारे क्या हैं आपके साथ। टाइबर नदी के किनारे कौन बसा है? रोम किसकी राजधानी है? इटली की। इटली के अंदर एक छोटा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ कुल मिला जुला करके 960 जनसंख्या बताई जा रही है, यानी फिलहाल बहुत ही कम लोग हैं इस देश में। वेटिकन सिटी एक छोटा सा देश है। वेटिकन सिटी की दूसरी राजधानी रोम को ही माना जाता है। कभी एग्जामिनर ये कहते कि रोम किस देश की दूसरी राजधानी है, तो वेटिकन सिटी की दूसरी राजधानी रोम मानी जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है ना? तो हम अब बात करें, जब वेटिकन सिटी, अब आप सोचोगे सर इसकी राजधानी क्या होगी? वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी ही होगी, क्योंकि अब ये बहुत छोटा सा देश है, नन्हा सा देश है, 960 लोग इसमें रह रहे हैं, तो कितनी राजधानी किसको बनाएगा और देश किसको बनाएगा? जब खुद ही छोटा है तो खुद ही देश है, खुद ही राजधानी है। तो वेटिकन सिटी देश, वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी की दूसरी राजधानी रोम को माना जाता है और रोम के अंदर ये देश बसा हुआ है। याद रखेंगे, यानी ये रोम के अंदर ये देश है, रोम के अंदर। आप समझिए,
ऐसे कर ले, रोम के अंदर ना कह के इटली के अंदर लिखें। इटली के अंदर का ये देश है, या ये से कह सकते हैं देश के अंदर देश, देश के अंदर देश, ये दुनिया का है सबसे छोटा देश। आगे देखिएगा, तो टाइबर के बाद हम बात करेंगे टेम्स नदी का। टेम्स नदी के किनारे कौन बसा है? लंदन। लंदन, टेम्स नदी के किनारे है लंदन, और यही है ऑक्सफोर्ड। टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा है और टेम्स नदी के किनारे ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड। और टेम्स नदी के किनारे ही है रीडिंग शहर, रीडिंग शहर। 3 महत्वपूर्ण स्थानों का नाम मैंने लिखा है, आप केवल लंदन नहीं रटेंगे, आप हर बातों से रूबरू हो रहे हैं। हमारी कोशिश, हमारा अभिप्राय यही कि आप बेहतर करें। बेहतर तब करेंगे हम जब हम बेहतर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि छोटे से कंटेंट को लेकर के हम फिलहाल भागते चले जाएं, ऐसा नहीं है। हमारा मानना है कि जब हम किसी चीज़ को बेहतर करेंगे, बेहतर इस अभिप्राय में जुड़ेंगे फिलहाल, तब हम किसी कार्य को बेहतर कर पाएंगे। देखिएगा, तो हम लोग टेम्स नदी की बात कर चुके हैं। हम एक नदी और आपके सामने लिखेंगे जिसका नाम है स्प्री नदी। स्प्री नदी जो कि जर्मनी की है, और इसमें इसके किनारे बसा है वर्लिन। वर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की, आपको पता है। तो स्प्री नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? वर्लिन बसा हुआ है। ये भेंट है आपके लिए, और इसी भेंट के साथ कि आपको पर्वत, प्रमुख पर्वत और प्रमुख नदियों की जानकारी यथावत हो चुकी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चले कि आपको पूरा कंटेंट, अभी तक का ये पहलू, अभी तक की ये बातें, हमारी बातें आपके बीच में जो भी चली पर्वत और नदियों के बीच में, आप बहुत ही एकाग्रचित होकर के सुनते रहे, बहुत ही मनोवेग से आपने इस पूरे तथ्यों का आकलन किया होगा। आपने अपने नोटबुक को सजाने का प्रयास करें। कुछ इसी तरीके से हमारे प्रयास के साथ साथ अपने प्रयास को भी एक बेहतर अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास ही करें। हमारा काम ही प्रयास करना है, सफलता तो फिर आगे देखी जाएगी। फिलहाल हमारा काम ऐसा भी तो नहीं कि प्रयास ना करें, प्रयास करना होगा, लगातार लड़ना होगा हम लोगों को। और अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगे हैं, अगर हमारा कार्यदायित्व अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास करें, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। फिलहाल पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।